बंधुओं, आज मैं एक पुस्तक समीक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये मेरे हाथ में ये पुस्तक है, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। इस पुस्तक के बारे में हम समीक्षा करेंगे और बताएंगे कि ये पुस्तक इतिहास विषय के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन हेतु किस प्रकार से उपयोगी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पुस्तक समीक्षा, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। सबसे पहले देखें, मैंने नाम आपको बता दिया है। इस पुस्तक के लेखक हैं केसी श्रीवास्तव, कृष्णचंद्र श्रीवास्तव। इतिहास के जाने माने लेखक हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी पुस्तकें लिखते हैं और प्राचीन इतिहास पर इनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। प्रकाशक हैं यूनाइटेड बुक डिपो, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद। इलाहाबाद से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। पुस्तक का मूल्य है 125 रुपये। तो देखिए, आगे देखते हैं कि इस पुस्तक में क्या क्या खास बातें हैं। अब इस पुस्तक के अंदर जो सबसे पहली खास चीज है वो है आमुख लेखक, यानी कि इस पुस्तक का आमुख लिखा गया है। आमुख का मतलब है उस पुस्तक के अंदर क्या खास बात है, वो किसी दूसरे वरिष्ठ लेखक के द्वारा या वरिष्ठ इतिहासकार के द्वारा लिखी गई है। और ये वरिष्ठ इतिहासकार हैं J.S. नेगी जी। नेगी जी बहुत ही अच्छे प्राचीन भारत के इतिहासकार हैं। इन्होंने वैदिक कालीन और गुप्त कालीन सभ्यता का बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है अपनी पुस्तकों में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यहाँ हैं, इतिहास विभाग से। इस पुस्तक में कुल अध्याय हैं 36, यानी बहुत विस्तार से प्राचीन भारत के इतिहास को लिखा गया है। पहले अध्याय के अंदर विषय प्रवेश किया गया है। विषय प्रवेश के अंतर्गत ये बताया गया है कि जिस भारत के इतिहास को लेखक लिखने जा रहा है उस भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, सबसे पहले ये बात बताई। फिर उसके बाद बताई है कि इस भारत देश का जो निर्माण हुआ, जो इसका नामकरण हुआ, वो किस तरीके से हुआ, पहले इसको क्या कहते थे, फिर उसके बाद इसका क्या नाम आया, जैसे पहले जम्बूद्वीप, फिर आर्यावर्त और फिर भारत, और फिर इस तरीके से आगे इस क्रम को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है विषय प्रवेश के अंदर। फिर इसमें ये बताया है कि उस प्राचीन भारत में क्या कुछ घटित हुआ जिसकी कि वो व्याख्या करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये पहला अध्याय है। इस अध्याय को पढ़ने से उस पुस्तक की महत्ता हमको समझ में आ जाती है। अगली बात, अंतिम अध्याय के रूप में लिया गया है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार या बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया। भारत की सीमाओं से बाहर भी है, वो किस तरीके से है, कैसे उसकी संस्कृति विदेशों में फैली, कैसे उसकी धार्मिक विचारधारा विदेशों में गई, कैसे उसकी कला और साहित्य विदेशों में गया, वो इसमें समझाया गया है इसके अंदर। तो जो हमारा कल्चरल एक्सपेंशन हुआ है उसको लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब आइए देखते हैं कि आखिर इस पुस्तक की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली देखें विशेषता कि विस्तृत विषय वस्तु। लेखक ने ये पुस्तक जो लिखी है वो साधारण पाठकों के लिए नहीं है। अगर देखा जाए तो साधारण पाठक का मतलब है कि जो इतिहास के स्कॉलर नहीं हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं या जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं है, उनके लिए ये पुस्तक शायद नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विषय वस्तु को बहुत सटीक तरीके से विस्तृत रूप में समझाया गया है। तो जिससे क्या है कि जो साधारण पाठक होता है वो थोड़ा पढ़ने के बाद वो समझता है कि यह रुचिकर है और उसको छोड़ देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अच्छा अध्ययन करने चाहते हैं, जो गहराई में जाना चाहती हैं, जो शोध करना चाहती हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहती हैं, या जो स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाओं में प्राचीन इतिहास में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए पुस्तक ये वरदान है, क्योंकि इसमें विस्तृत विषय वस्तु दी गई है जिससे हम छोटी छोटी बातों को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगली बात है संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा। चूंकि ये पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है, तो प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा का बोलबाला था।
इसलिए लेखक ने उन तथ्यों को बहुत जगह पर संस्कृत शब्दों का उपयोग करते हुए ही उसकी व्याख्या की है। तो इसमें तत्सम शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। तो इस और हिंदी इसी के कारण से हिंदी गौरवान्वित हो रही है, यहाँ पर थोड़ी श्रेष्ठ हिंदी बन गई है। तो उसके लिए समझने के लिए हमको अपना शब्द भंडार बढ़ाना होगा। अगली बात, आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी में विचार। ऐसा नहीं है कि लेखक ने केवल संस्कृत की तरफ ही रुझान किया हो, ऐसा नहीं। उन्होंने विषय वस्तु को समझाने के लिए जहाँ पर आवश्यक है, जहाँ विदेशी इतिहासकारों ने या विदेशी पुरातत्ववेत्ताओं ने या विदेशी विद्वानों ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, चाहे वो भारतीय संस्कृति से संबंधित हों, कला से संबंधित हों, इतिहास के पक्षों से संबंधित हों, तो उन व्याख्यानों को, उन वक्तव्यों को अंग्रेजी में भी लिखा गया है। जैसे पी रॉबर्ट्स ने क्या कहा है, सर जॉन मार्शल क्या कहती हैं, वी स्मिथ ने क्या कहा है। तो जो विदेशी इतिहासकार हैं उन्होंने जो मूल रूप में अंग्रेजी भाषा में विचार व्यक्त किए हैं उनको भी लेखक ने लिखा है। इसके बाद विवेचनात्मक तथा वर्णनात्मक शैली। पुस्तक में चूंकि इतिहास की पुस्तक है, इसलिए घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन, देश काल और वातावरण का क्रमबद्ध वर्णन, तिथि क्रम को बनाए रखना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और उनका सही तरीके से विवेचन किया गया है। तो वर्णन भी है और विवेचन भी है, जिससे कि आसानी से उसको क्रमबद्ध तरीके से समझा जा सके। अगली बात है सूक्ष्मतम बिंदुओं की श्रेष्ठ व्याख्या। क्या होता है कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनमें हमें सामान्य जानकारी मिल जाती है किसी भी अध्याय से संबंधित, लेकिन जो शोध के विद्यार्थी होते हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको बारीकी नज़र रखनी पड़ती है, उनकी नज़र गहराई तक जाती है। इसलिए और उस गहराई के अंदर कुछ आवश्यक तत्व छिपे होते हैं, तो ऐसे तत्वों को बहुत अच्छी तरीके से उजागर किया गया है। किसी भी, जैसे मान लीजिए गुप्त काल में समुद्रगुप्त का वर्णन किया जा रहा है, तो समुद्रगुप्त का ये नहीं कि केवल शासनकाल बता दिया हो, केवल घटनाएं बता दी हों और केवल उनसे संबंधित जो कल्चरल विकास हुआ वो बता दिया हो, ऐसा नहीं है। उसकी दैनिक क्रियाओं के संबंध में क्या महत्वपूर्ण बातें थीं, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, कौन सी मुद्रा का क्या नाम रखा था, ऐसी बारीकियां भी इसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताई गई हैं, जिससे कि ये पुस्तक और अधिक उपयोगी बन जाती है। अब अगली बात के रूप में देखें तो आवश्यकता अनुसार मानचित्र। जहां पर जरूरी समझा है लेखक ने, तो विषय वस्तु से संबंधित मानचित्र भी प्रदर्शित किए हैं, ताकि पाठक को आसानी से उस स्थिति का, उस अवस्थिति का पता चल सके जहां पर उस प्रकार की घटनाएं हुई थी। जैसे महाभारत काल में कौन से क्षेत्र थे, फिर मौर्य काल के अंदर कौन कौन से क्षेत्र थे, फिर गुप्त काल में कहाँ किसकी राजधानी थी, चंद्रगुप्त ने कितना क्षेत्र जीता, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मानचित्र हैं उनको दिया गया है। अगली बात है फुटनोट्स के द्वारा सटीक व्याख्या। जहाँ पर लेखक ने समझा है कि जब हम विषय वस्तु का वर्णन कर रहे हैं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द आ जाती हैं, तकनीकी शब्द आ जाती हैं या पारिभाषिक शब्द आ जाते हैं या कोई वाक्य ऐसा आ जाता है जिसकी व्याख्या करना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने उसी पृष्ठ पर नीचे फुटनोट दिए गए हैं, जिससे कि जो ऊपर बात आई है और वो अगर पाठक के समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत उसी के नीचे, उसी पृष्ठ के नीचे व्याख्या दी गई है, जिसको कि आसानी से समझा जा सकता है। शोध के विद्यार्थियों के लिए ये चीज बहुत ही अच्छी है। अगली बात, आवश्यक अध्याय में परिशिष्ट द्वारा महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या। जो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हैं और जिनमें कोई विषय वस्तु ऐसी लेखक समझता है कि इसको बताना बहुत जरूरी है, जो कि मूल विषय वस्तु के साथ में नहीं आ पा रही है, तो ऐसी विषय वस्तु को उसने परिशिष्ट के साथ जोड़ दिया है, ताकि यदि पाठक चाहे तो उससे रिलेटेड या उससे
आगे की जो स्थिति है वो अगर महत्वपूर्ण बिंदु कोई भी है तो उसे परिशिष्ट में जोड़ा गया है, जिससे कि पुस्तक में और अधिक गंभीरता उत्पन्न हो जाती है। अगली बात, वेद पुराण तथा अन्य ग्रंथों से उपयोगी उदाहरण देना। जब लेखक प्राचीन समाज का, प्राचीन साहित्य का, कला एवं संस्कृति का वर्णन करता है और उससे संबंधित हमारे वेदों में, पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में या अन्य जो साहित्यकारों के द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, अगर उनमें कोई भी श्लोक है, मंत्र है, व्याख्यान है, वक्तव्य है, तो उसको उदाहरण के रूप में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो आप देखेंगे जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो अनेक स्थानों पर आप संस्कृत में श्लोक मिलेंगे, आपको सूक्तियाँ मिलेंगी, जिनसे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय की स्थिति वास्तव में क्या थी। तो उदाहरणों के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगली बात देखें तो पुस्तक के अंत में परिशिष्ट द्वारा 142 प्राचीन स्थलों की जानकारी दी गई है, जो भारत के प्राचीन स्थल हैं, जैसे मथुरा है, उज्जैनी है, विदिशा है, पाटलिपुत्र है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, श्रवणबेलगोला है, सांची है, बहुत सारे इस तरीके के जो स्थल हैं उनके बारे में व्याख्या दी गई है। तो ऐसे 142 जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उन 142 प्राचीन ग्रंथों को, प्राचीन स्थलों को, माफ कीजिएगा, प्राचीन स्थलों को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि सांची में क्या है, क्यों प्रसिद्ध है, श्रवणबेलगोला के बारे में हम क्यों अध्ययन करना चाहते हैं। तो वे जो स्थल हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया है, उनकी व्याख्या। अगली बात, अंतिम परिशिष्ट में प्रमुख तिथियों एवं संवतों का उल्लेख किया गया है। जो अंतिम परिशिष्ट है उसमें दो चीजों को महत्वपूर्ण बताया गया, तिथियां। देखिए, अब प्राचीन इतिहास की कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं? सिंधु सभ्यता का पतन किस वर्ष हुआ है, वैदिक सभ्यता का किस समय विकास हुआ, अशोक कब गद्दी पर बैठा, समुद्रगुप्त ने कब सिक्के चलाए, अमुक, जितनी ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है, जिससे कि बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। अगली जो बात है वह संवतों का उल्लेख, संवतों की व्याख्या की गई है। जैसे विक्रम संवत के बारे में अगर हमें जानकारी हासिल करनी है तो वह पूरी व्याख्या दी गई है। विक्रम संवत कब, किसके द्वारा शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, उसका क्या महत्व है। इसी तरह शक संवत, चेदी संवत या कलचेरी संवत, वल्लभी संवत, तो ये जो तमाम संवत चलाए गए प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा, महाराजाओं के द्वारा या शासकों के द्वारा, उनका बहुत अच्छी तरीके से उल्लेख किया गया। अब इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए गए हैं। अंत में ऐतिहासिक स्थलों को मानचित्र में दर्शाना। जो ऐतिहासिक स्थल हमारे भारत के हैं उनको लास्ट में मानचित्र में बताया गया है कि कौशाम्बी कहाँ पर है, गांधार कहाँ है, कंधार कहाँ पर है, इंद्रप्रस्थ कहाँ है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर है। ये पूरा मानचित्र में दिया गया, तो हम उनकी स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें कुल मिलाकर के इस पूरी विषय वस्तु देखें पुस्तक की, तो बहुत ही श्रेष्ठ है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है। परामर्श के रूप में अगर हम कहना चाहें तो हम ये कहना चाहेंगे कि सार रूप में संक्षिप्तीकरण भी अगर होता तो और अधिक श्रेष्ठ रहता। पुस्तक बहुत अच्छी है पाठकों के लिए, आप लोग जरूर पढ़िए। आपने हमारा वीडियो देखा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अध्ययन को करते रहिए बराबर, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। हम इतिहास विषय पर एक से एक और अच्छी वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।